नमस्कार मित्रों, मैं हूं आदित्य सिंह। आप सभी का BHU पाठशाला के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के थर्ड पार्ट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले मैं इस सीरीज़ को दो वीडियोज़ को मैं BHU पाठशाला चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कृपया BHU पाठशाला चैनल पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सीरीज़ जो है बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषी। तो चलिए बिना देरी के हम आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आपसे, मैंने पिछली वीडियो में आपसे 3 प्रश्न पूछा था। मेरा पहला प्रश्न था कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न था ग्वेटर रोग जो है, ग्वेटर डिजीज़ जो है यानी घीघा रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होती है। तो उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, विटामिन डी। फिर मेरा तीसरा प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर कौन बैठा है। तो उसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ, वो है संभाजी। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर कौन बैठा? संभाजी। ठीक है। उसके बाद हम आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले हम फिर 3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, मेरे आज के पहले प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ और किसने की थी। ठीक है। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसने की थी। मेरा दूसरा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस बुक ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, आप इसको बिल्कुल बताएंगे। और मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अकबर द्वारा स्थापित शहर का नाम बताइए। ठीक है, नेम द सिटी इस्टेब्लिश्ड और फाउंडेड बाय अकबर। ठीक है। आप मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। अब चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पे इट्स रिपोर्ट इन द ईयर होगा। ये रिपोर्ट ये जो है ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वह कब सौंपी थी। ठीक है, मतलब कब जमा किया था उन्होंने। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। ठीक है। अब इसके बारे में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, उसके बारे में जो कमीशन, उसके बारे में मैं कुछ तथ्य आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारा पहला तथ्य यह होगा कि इसके जो प्रमुख थे कौन थे? फजल अली थे। ठीक है। इसकी गठन कब हुई थी? तो इसकी गठन 22 दिसंबर 1953 को हुई थी। ठीक है। और देखिए, आपको मैंने बताया है कि इसने जो है अपना रिपोर्ट जो है 30 सितंबर 1955 को जमा किया था। देखिए, ये थोड़ा सा स्पेलिंग भी आप करेक्ट कर लेंगे। ये जो है ये STATES रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लेंगे, स्टेट्स की स्पेलिंग। ठीक है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी STATES। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसने जो है राज्यों को भाषाई आधार पर मतलब बांटने की अपनी जो है वो संस्तुति सरकार को दी थी। और इसने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश में जो पूरे देश को बांटा था। ठीक है, इसकी रिपोर्ट में 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ प्रेशर ग्रुप इज जनरली रेफर्ड टू एज। जब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि एक दबाव समूह को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। इसको कहते हैं, हमारा पहला जो ऑप्शन है उसका है इथेनिक ग्रुप, मतलब नृजातीय समूह। हमारा दूसरा है इनफॉर्मल ग्रुप यानी कि अनौपचारिक समूह। हमारा तीसरा ऑप्शन है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि विशेष अभिरुचि समूह। हमारा चौथा ऑप्शन है कास्ट ग्रुप, देखिए यानी कि जातीय समूह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, यानी कि विशेष अभिरुचि समूह। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द नॉलेज कमीशन।
यानी कि जो नॉलेज आयोग था यानी ज्ञान आयोग जो भारत में बना था उसके संबंध में क्या सही नहीं है, हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, यानी कि यह संवैधानिक संस्था थी। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, यानी कि यह सलाह देने वाली संस्था थी इसके संबंध में। तीसरा ऑप्शन है सैम पित्रोदा वाज इट्स फर्स्ट चेयरमैन, यानी कि इसके पहले अध्यक्ष जो है सैम पित्रोदा थे। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इट एडवाइजेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि यह जो है प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इससे संबंधित सही नहीं, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ठीक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी। ये एक थिंक टैंक था जिसकी स्थापना मनमोहन सिंह जी द्वारा 13 जून 2005 में किया गया था, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है ये एडवाइजरी बॉडी थी, सैम पित्रोदा इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे और यह प्रधानमंत्री को सलाह देती थी, ये सब चीज़ें सही हैं। और ये गलत है इसके बारे में, इसके संबंध में कि यह जो है संवैधानिक संस्था नहीं थी, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ कैन द गवर्नर बी रिमूव्ड, यानी कि भारत में राज्यपाल को कैसे जो है पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हम अगर बात करें कि भारत में गवर्नर को कैसे जो है हटाया जा सकता है, तो वह जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किन के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति जी के, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है गवर्नर को, भारत के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। अब देखिए हम गवर्नर के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक, यानी कि आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162, ठीक है, ये जो है गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में बात करता है, ठीक है। आप सभी इससे परिचित होंगे, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन इंडिया, ठीक है। हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जो भारत का पिछड़ा वर्ग का आयोग जो था, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, यानी एक तरीके से कह लीजिए प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए पहला ऑप्शन है एम के गांधी, दूसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है बी पी मंडल और चौथा है काका कालेलकर, ठीक है। तो देखिए हम अगर इसके बारे में बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा काका कालेलकर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। देखिए यह जो है आयोग 29 जनवरी 1953 को बना था, ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 30 मार्च 1955 को रखा था, ठीक है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए व्हाट इज़ द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ अ बॉय इन इंडिया। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारत में किसी लड़के की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी जानते भी होंगे, बहुत ही परिचित होंगे इस चीज़ से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है। कितना है? 21 वर्ष। देखिए भारत में जो लड़के की न्यूनतम विवाह जो न्यूनतम उम्र होती है विवाह के लिए कानूनी रूप से वह है 21 वर्ष, जबकि भारत में लड़की के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र जो होती है वह कितनी है विवाह के लिए? 18 वर्ष, ठीक है। आप सभी जानते होंगे। तो ये जो है 18 वर्ष किन के लिए है? वो जो है लड़कियों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर अ कास्ट टू बी अ शेड्यूल्ड कास्ट। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारत में कौन एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने के लिए अधिकृत है। देखिए पहला ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वह किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और इसका संविधान में वर्णन जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? देखिए वह मिलता है भारतीय संविधान के 341 अनुच्छेद 341 सबसेट 1 में, ठीक है, जिसमें यह लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो है वह राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर किसी भी जाति को शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये कर लेंगे आप लोग, एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट। देखिए अब हम चिपको मूवमेंट की अगर बात करें तो देखिए इसका ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? आप सभी जानते भी होंगे, बहुत ही चर्चित था यह 1970 के दशक में उत्तराखंड में यह बहुत ही चर्चित वन संरक्षण के लिए एक आंदोलन था, ठीक है। चिपको आंदोलन का से कौन जुड़ा हुआ हमसे प्रश्न यही पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है।
और देखिए अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की तो हेमवती नंदन बहुगुणा क्या थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1973, 74, 75 में। और ये आचार्य विनोबा भावे की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। आप सभी बखूबी जानते होंगे इनके बारे में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है आज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग। हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि 1905 में जुलाई में 20 तारीख को 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। और उसी के विरोध में 7 अगस्त के आसपास से जो है उसी वर्ष 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट और जो ये बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध जो है लोगों ने एक आंदोलन चलाया था। तो उसी आंदोलन में जो है ये स्वदेशी मूवमेंट में ही जो है ये वंदे मातरम को जो है स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड जनरल डायर इन लंदन। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने जनरल डायर को लंदन में मारा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप सभी बहुत ही सुपरिचित होंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रसिद्ध हैं ऊधम सिंह। ठीक है, ये बहुत ही फेमस केस है भारत में। ठीक है, इन्होंने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को लंदन में मारा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन। देखिए बिटवीन की स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है हमसे, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन, यानी कि जो 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध था वो किन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की ओर, तो अब देखिए इस युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है वह मोहम्मद गोरी का विजय हुआ था। ठीक है, और देखिए अगर हम ऑप्शन बी की बात करें बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बारे में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और उसी के तदुपरांत जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें अकबर और राणा प्रताप की, तो देखिए अकबर के प्रतिनिधि के रूप में बैरम खान ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से प्रतिभाग किया था और सामने की जो सेना थी वो किसकी थी, राणा प्रताप की। और 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो है अकबर जो है जो विजयी हुआ था और राणा प्रताप की जो है हार हुई थी। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने जो है वह जय हिंद नाम का स्लोगन जो है नारा है उन्होंने दिया था। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे बहुत ही सुपरिचित नाम है ये, बहुत ही चर्चित हस्ती थे हमारे भारत के। देखिए ये कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, इनके बारे में एक विशेष तथ्य यह भी है कि इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है, ये बहुत ही चर्चित रहे हैं और हम सभी इनके बारे में बखूबी जानते भी हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए एक चीज़ 12वें प्रश्न में पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इनको कुछ लोगों ने जो है संभवतः महात्मा गांधी जी ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक भी कहा है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो इज़। देखिए अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। अर्बन सिविलाइजेशन, देखिए थोड़ी सी स्पेलिंग जो है आज थोड़ी सी दिक्कत है। अर्बन की स्पेलिंग होगी URBAN। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सिटी ऑफ रंस। ठीक है, माउंट ऑफ द डेड, अबंडेंट माउंट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, यानी मृतकों का टीला। ठीक है, क्या होगा, मृतकों का टीला। आप बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम आगे चलते हैं। हंटर कमिटी रिपोर्ट वॉज रिलेटेड टू। अब देखिए हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो हंटर कमेटी थी, हंटर समिति थी, उसकी जो रिपोर्ट थी वो किससे संबंधित थी। तो आप सभी जानते होंगे कि 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है बहुत बड़ी घटना घटी थी। कहाँ पे, जलियांवाला बाग
में, ठीक है। तो उसी को कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार। उसी से संबंधित यह थी हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप सभी बहुत ये चर्चित केस है, आप सभी जानते भी होंगे, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, नरसंहार कब हुआ था, ठीक है। इसी से संबंधित थी कमेटी, हंटर कमेटी। अब इसी को जो है, ये जो हत्याकांड हुआ था उसी पे ये रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, मतलब उसकी जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी थी। उसी कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, ठीक है। और इसी से जुड़ी मैं एक जानकारी और बता दूं, एक हंटर कमेटी आपको और मिलेगी 1882 के आसपास में, वह थी शिक्षा से जुड़ी हुई हंटर कमेटी थी, ठीक है। वो शिक्षा के मामले को देखती थी। अब हम आगे चलेंगे 15वें प्रश्न की ओर। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ प्ले मुद्रा राक्षस कंपोज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है जो मुद्रा राक्षस नाम की एक रचना है या फिर ड्रामा है, जो भी है, उसमें मुख्य पात्र कौन है। हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस में मुख्य पात्र कौन है, और इसकी रचना कब हुई थी, गुप्ता काल में, जैसे गुप्त काल में, तो गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब देखिए विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, विशाख दत्त ने। और यह किस भाषा में रचित है, संस्कृत भाषा में रचित है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि यही जो है मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और यह स्थापना कब उन्होंने की थी, 321 बीसी में, 321 या कहीं कहीं 322 बीसी में देता है आपको, आप बिल्कुल आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है आज का, व्हेन वाज द डाउरी प्रिवेंशन एक्ट पास्ड। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि दहेज निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए ये हो जाएगा 1961, यानी 1961 में जो है यह दहेज निवारण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और देखिए 1955 के बारे में अगर मैं बता दूं तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 में पारित हुआ था, ठीक है। अब हम 17वें प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 17वां प्रश्न कहता है कि लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जो है गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, यानी किस राज्य में होता है। तो यह इसका उत्तर आप सभी बिल्कुल जानते होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। अब देखिए हम बात करें महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे कॉटन जो होता है अच्छे खासे अमाउंट में होता है। देश का लगभग 22 से 23% जो कपास होता है, कॉटन होता है, वो यहीं से उत्पाद होके यानी कि आता है, ठीक है, उत्पादन होता है यहीं से। और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें गुजरात की, तो गुजरात जो है ग्राउंड नट के मामले में, किसके मामले में, मूंगफली के मामले में सर्वोच्च पर है, उसके उत्पादन में सर्वोच्च पर है। और पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में अच्छी खासी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन है, फिर मक्का का उत्पादन है, फिर बाकी चीज़ों का भी उत्पादन वहाँ अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है, अच्छे खासी मात्रा में होता है। वो हम आगे बात करते हैं। द बाउंड्री ऑफ विच इंडियन स्टेट डज नॉट टच विद द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य का सीमा जो है वह छत्तीसगढ़ के साथ जो है नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बखूबी परिचित होंगे। देखिए बिहार की जो सीमा है वह छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। किसकी सीमा, बिहार की सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ नहीं लगती है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो कहीं तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, यानी कि हरा सोना किसे कहा जाता है, निम्न में से किसे हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी जानते भी होंगे। देखिए वो किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट को, यानी कि वन को जो है वो हरा सोना कहा जाता है। कहीं कहीं विभिन्न चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये फॉरेस्ट ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हु यूज फर्स्ट द टर्म इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी को सर्वप्रथम किसने, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अर्नेस्ट हिकल ने, ठीक है, अर्नेस्ट हिकल ने। अब अर्नेस्ट हिकल ने कब इसको इस्तेमाल किया था, तो इसका आंसर है हमारा 1866 AD, ठीक है, 1866 ईस्वी में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था इकोलॉजी शब्द का। और देखिए अगर एक चीज़ हम बता दें कि आपसे एजी टांसले बगल में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन सी में जो एजी टांसले हैं वह जो है इकोसिस्टम शब्द के जनक हैं। और उन्होंने कब इस शब्द की सबसे सर्वप्रथम यूज किया था, तो 1935 में, ठीक है। और अगस्त कामटे की बात की जाए तो इन्हें जो है
सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र है विषय, उनके जनक के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ को बात करें तो ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट आइसलैंड इन इंडियन ओशन इज। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या था कि द लार्जेस्ट ओशन आइसलैंड इन इंडियन ओशन इज, यानी भारतीय जो हिंद महासागर है उसमें सबसे बड़ी आइसलैंड कौन सी, द्वीप कौन सी, ठीक है। तो वो कौन सी है, मेडागास्कर, ठीक है। कौन सी है, मेडागास्कर। मेडागास्कर के आप स्पेलिंग एक बार कट कर लेंगे, MEDAGASCA रहेगा, ठीक है, CAR, ठीक है, मेडागास्कर होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओरिजिनली फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मूलतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओंग जो है, ओंग ट्राइब्स जो है, देखिए इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी मैं करेक्ट कर देता हूँ आपको। ओंग की स्पेलिंग ONGEE होगी, ठीक है। ओंग ट्राइब जो वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। जरवा ट्राइब ये भी जो है, जो जरवा जनजाति है यह भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। निकोबारी जो जनजाति है वह भी वहाँ पाई जाती है। लेकिन भांटूस जो है, ये जो भांटूस जो है यह जो है मूलतः उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आसानी से और सजगता से याद करना है कि ओंग ट्राइब यानी ओंग जनजाति, जरवा जनजाति, निकोबारी जनजाति, यह तीनों जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। जबकि जो भांटू होती है, भाटू जनजाति जो होती है वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है वह पश्चिम दिशा में बहने वाली, ठीक है। जो भारत की नदियां हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ हमारा, उनमें से कौन सी जो है वो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते होंगे। वैसे नदियाँ तो बहुत सी हैं लेकिन प्रमुख नदियाँ जो है वो कौन सी हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है। आप सभी बखूबी परिचित भी होंगे इससे। कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, और एक चीज़ मैं और बता दूँ तो इसमें प्रश्न संबंधित कि बाकी नदियाँ जो हैं वह गंगा हुई, यमुना हुई, कृष्णा हुई, जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ये सब कहाँ के गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। और नर्मदा और तापी नदियाँ जो कहाँ गिरती हैं, यहाँ के अरब सागर में, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे ध्यान से याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी गुलाबी जो है, गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दिया हुआ कॉटन, कपास, गार्लिक, लहसुन, ग्रेप्स, अंगूर और ओनियन, ठीक है। ओनियन यानी प्याज। तो यह जो है प्याज से संबंधित। कुछ जगहों पर आप जो है इसे पाएंगे कि पिंक रिवोल्यूशन जो है वो प्रॉन यानी कि झींगा से संबंधित भी आप कई जगह पाएंगे। ऐसा कहीं कि मिलता है कि यह जो है झींगा से संबंधित भी है, ठीक है। तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व इज। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि गिवन वस्तु के संबंध में हमारा मांग वक्र कैसा होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि नीचे गिरता हुआ ढाल होता है। बी वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर होता है। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। अपवर्ड स्लोपिंग यानी ऊपर उठता हुआ ढाल होता है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है वो, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब बिल्कुल इसे याद रखेंगे, ऊपर उठता हुआ ढाल होता है हमारा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए गिवन गुड्स किसे कहते हैं, जो देखिए एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उनका नाम था रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। तो वह जो है वह इन वस्तुओं, कुछ वस्तुओं को बताए थे कि यह जो है कुछ घटिया वस्तुओं को उन्होंने विशेष संदर्भ में लेते हुए बताया था, और उन्हीं वस्तुओं को उन्हीं के नाम पर रख दिया गया गिफिन गुड्स, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। देखिए एक चीज़ और है, कुछ लोग जो है किरोसिन ऑयल जिसे आप जाते कहते हैं मिट्टी के तेल, कुछ अर्थशास्त्री उसे क्या कहते हैं, गिफिन गुड्स। यानी कि देखिए गिफिन गुड्स क्या है, इट इज़ ए स्पेशल वेराइटी ऑफ सम इन्फीरियर गुड्स। देखिए जो निम्न वस्तुएं होती हैं उन्हीं में से कुछ विशेष वस्तुएं जो हैं वो है गिफिन गुड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। व्हेन वाज RBI नेशनलाइज्ड। अब हमसे यह पूछा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन आप उत्तर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। देखिए 1934 में इसकी जो है एक्ट आई थी, आरबीआई एक्ट, ठीक है, क्या आया था, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, और 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई, ठीक है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, आरबीआई से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और भी आप जो प्रश्न हैं आरबीआई से संबंधित उसको आप देख लेंगे, ठीक है। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और भी जो प्रश्न हैं आप उसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। When was the first 5-year plan started in India? अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी। तो आप सभी जानते हैं 1951 में, और यह किस मॉडल पर आधारित थी, हैरड एंड डूमर मॉडल, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1956 में। यह किस पे आधारित थी, पीसी महलनोबिस पे, ठीक है। किस पे आधारित थी, पीसी महलनोबिस पे आधारित थी, ठीक। अब हम बात करेंगे 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारा आज का 28वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स। देखिए अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी जानते भी होंगे और आपको जानना भी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको अपनी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर मैं बता दूं लीवर बारे में, ठीक है, तो लीवर जो है हमारा शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। पैनक्रियाज के बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। पैनक्रियाज जो है यह जो है इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप जानते भी होंगे डायबिटीज़ और इंसुलिन का रिलेशन, ठीक है। तो उसको मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। यह जो है यह ग्लैंड जो है एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है, उसकी सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए हम बताते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट लोकेटेड इन द ब्रेन। अब हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में नहीं में उपस्थित होती है, ठीक है। यानी वह मस्तिष्क में स्थित नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल जानते होंगे, और आप नहीं जानते हैं तो मैं फिर बोलूँगा आपको अपनी मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर थायराइड ग्लैंड। देखिए बाकी ये 3 थैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब जो है आपको मस्तिष्क में मिल जाएंगे, लेकिन थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के आसपास होती है, ठीक है, गले के पास में होती है। आप बिल्कुल जानते हैं इसे। और देखिए मास्टर ग्लैंड कैसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी मैंने इसके पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉड्स एंड कोन्स इन ह्यूमन आई आर फाउंड इन। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि रॉड्स एंड कोन्स, मतलब रॉड और कोन जो है मानव आँख में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए वो कहाँ पाया जाता है, रेटिना पे। कहाँ पाया जाता है, रेटिना पे। रेटिना क्या होता है, हमारी आँख के पीछे एक लेयर होती है, ठीक है। हमारे आँख के पीछे क्या होती है, एक लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं हम, रेटिना, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सभी दूसरों से भी बताइए इस चैनल के बारे में। और आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव रखेंगे। मैं उस सुझाव में समाधान करूंगा, या फिर आपकी समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।